हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम यहाँ पर अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कुछ बातें करते हैं। ये हूँ मैं, जिसका नाम है भारती नीमकर, और हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज। और आप सभी हम लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा और इस चैनल को ज्वाइन करना होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस लेसन को। अच्छा, हमारा लेसन है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किस तरीके से हुआ, है ना। क्या शुरुआत वहां से हुई, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, ये सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, और हमें कुछ दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, और इस पोस्टर में बीच में एक लेडी है और वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से, है ना। और इस पे लिखा है डॉन ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि एक नई सुबह, एक शताब्दी की एक नई सुबह, है ना। तो देखते हैं क्या डिस्क्राइब करना चाहता है ये पोस्टर। तो ये इलस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि सेंटर में एक गॉडेस है ना। एक गॉडेस लाइक फिगर है जिसके हाथ में फ्लैग है, ठीक है। और एक एंजल प्रोग्रेस यहाँ पर ये दिखा रही है, ठीक है, नई सेंचुरी में। अब इनके आसपास क्या चीजें दिख रही है, रेलवे और कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री, है ना। और नीचे एक व्हील पर खड़ी हुई है ना। और उस व्हील के ऊपर कुछ विंग्स लगे हुए हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं किसको, टाइम को, कि हम टाइम में आगे जा रहे हैं, है ना। और इसकी जो फ्लाइट है वो किस में जा रही है, फ्यूचर में, कि हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर दिखा रही है कि जो मशीन्स हैं उनका ग्लोरिफिकेशन, टेक्नोलॉजी, है ना, कि किस तरीके से हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। और ये एक मैगजीन कवर है, ठीक है ना। मतलब इतने हजारों साल पहले, हजारों साल नहीं बोलूंगी मैं, कुछ 100 साल पहले, तो कुछ 100 साल पहले एक मैगजीन का कवर कुछ इस तरीके से छपा और जिसे लोगों ने देखा भी। अब यहाँ पर देखिए, ये टू मैजिशियंस शो कर रहे हैं यहाँ पे। टू मैजिशियंस कौन सा, पहला तो यहाँ पर एक एक अलादीन बैठा हुआ है, ठीक है। और उसने क्या किया है, एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया है, बिल्ड किया है लैम्प में से। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर मॉडर्न मैकेनिक खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ मॉडर्न टूल्स हैं, जिसने कुछ ब्रिजेस बनाए हैं, शिप्स बनाए हैं, टावर्स बनाए हैं, कुछ हाई राइज बिल्डिंग बनाई है ना। तो ये यहाँ क्या दिखा रहा है, अलादीन दिखा रहा है कि ईस्ट और पास्ट। ईस्ट मतलब पूर्वी देश, कि पूर्वी देशों में किस तरीके से काम हो रहा था, है ना। कि बस चिराग घिसा, हमने बस सोचा कि ऐसा हो जाएगा पर हुआ नहीं, है ना। और मैकेनिक जो यहाँ पर है वो दिखा रहा है वेस्ट को। वेस्ट को यानी पावर, वेस्ट नेशंस जो है काफी पावरफुल है ना। और मोडर्निटी की लोग कितने मॉडर्न है और कितनी जल्दी नई चीजों को अडाप्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब बहुत एक एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो एक इमेज हम बनाना चाहते थे वो किस तरीके से यहाँ दिखाई दी। चलिए, तो इस अकाउंट में कुछ चीजें, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो किन चीजों से एसोसिएटेड था, किन चीजों से जुड़ा हुआ था, वो ये कि कुछ रैपिड, कुछ तेजी तकनीकी, है ना। मतलब तेजी से तकनीक में चेंज किए गए और कुछ इनोवेशन, कुछ आविष्कार किए गए। देखो टेक्नोलॉजी हम लोग हर साल हर दिन, है ना, हम लोग लगे रहते हैं कि हमें कुछ नया लाना है ना, हमें कुछ नया करना है। हमें कुछ अगर नया लाना है, नया करना है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। अब उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हमारे पास कुछ इनोवेशंस होने चाहिए, है ना। कुछ मशीन्स, फैक्ट्रीज हम लोगों को सेटअप करनी पड़ेगी। रेलवे स्टीम शिप्स हम लोगों को चाहिए। रेलवे स्टीम शिप क्यों, क्योंकि हम लोगों को इंटरस्टेट और इंटरनेशनली क्या करना है, सामान को भेजना है, गुड्स को ट्रांसफर करना है ना। अभी जितनी भी इमेजेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पॉपुलर इमेजिनेशन को यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। अब कुछ सवाल हैं जो ये बच्चे हम लोगों से पूछने वाले हैं, और उन सवालों को हम इस लेसन के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला बच्चा कहता है कि डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज द टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, कि क्या आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देखते मॉडर्न इस टाइम में, और प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं। डू यू नॉट थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड फैक्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिजेस इज अ साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली यस। फिर तीसरा बच्चा पूछता है कि हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड, ये इमेज कैसे बनी होगी, है ना। मतलब प्रिंटिंग मशीन पहले थी, या ये आइडिया कैसे आया होगा कि हमें इस तरीके की इमेजेस बनानी है।
इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? फिर से पूछता है कि कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कॉन्टिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क? फिर पहला बच्चा पूछता है कि व्हाट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट पीपल्स लाइफ? है ना? तो अब यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की लाइफ पर किस तरीके का इम्पैक्ट डाला, लोगों की लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव किया, है ना? किस तरीके से जो हमारा देश है वो आगे बढ़ा, विकास हुआ, उसका वो विकसित हुआ, है ना? और कई चीजें जो हम लेकर आए हमारे देश के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए। तो यही सब बातें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम फोकस करेंगे ब्रिटेन के ऊपर कि वहां पर इंडस्ट्रियल नेशन कैसे बना। फिर हम आएंगे इंडिया के ऊपर। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय किस तरीके का रहा होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब एसोसिएट हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, है ना, और उसकी ग्रोथ से। सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप की गई। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, नहीं, सबसे पहले फैक्ट्रीज लगी, है ना? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर आया। अब अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर सबसे पहले आए। तो मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? फैक्ट्रीज से। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इतिहास है ना, वो हमेशा शुरू होता है कहाँ से? फैक्ट्री से शुरू होता है कि हमने पहले फैक्ट्री लगाई, है ना? उसी के बाद तो चीजें आगे बढ़ती हैं, बड़ी होती है, ग्रो करती हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था इन आइडियाज के साथ। क्या? कि जो फैक्ट्रीज थी ना वो लैंडस्केप में सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिखाई देता, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी। इंग्लैंड और यूरोप में, है ना, यूरोप में तो काफी बड़े बड़े लैंड्स हैं, खाली लैंड्स। एक्चुअली पॉपुलेशन उस समय इतनी थी नहीं, है ना? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोगों को करना था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो उसके लिए हमें फैक्ट्री एक नहीं उससे ज्यादा, इवन कहीं ज्यादा खोलनी पड़ेगी, तभी शायद हमारा काम बन पाएगा। लेकिन ये सभी फैक्ट्री बेस्ड नहीं हो सकता, है ना? अब जो कुछ हिस्टोरियंस थे, यानी जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने मतलब ये रेफर किया है इस फेज को कि ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट या फिर अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, कि कुछ शुरू हुआ है, कुछ अच्छा, है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन हम मतलब कुछ कर रहे हैं तो किस तरीके से हो रहा है। अब 17 और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो मर्चेंट्स थे, अब मर्चेंट कहाँ रहते हैं? टाउन्स में रहते हैं। ठीक है, टाउन्स में रहते हैं और वो क्या चाहते हैं? अपना जो बिजनेस है, जो अपना ट्रेड है, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? टाउन्स में जाते हैं। बट समहाउ क्या होता है कि टाउन्स के अंदर शायद जगह नहीं मिल पाए। अब वो टाउन्स कौन कौन से नेशन के थे ये देखो। सबसे पहला स्पेन, इटली, रोमेनिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। तो यही सब कुछ बड़ी बड़ी वेस्ट में कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब शुरुआत की, है ना, उसे लेकर आए, ताकि वो फिर बाद में, ताकि वो नहीं मतलब बाद में वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला। अब पीजेंट्स और आर्टिसन को अगर पैसे सप्लाई करने हैं ताकि वो लोग काम शुरू कर सकें कि भाई तुम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर सामान भेजना है, तो इसके लिए तुम्हें अच्छा प्रोडक्शन करना होगा, है ना? और इसका एक्सपेंशन किया गया कि हम वर्ल्ड में जो भी जो कॉलोनी सेटअप की हुई हैं, किसकी? ब्रिटिशर्स की, तो वहां से हमें सामान मिलना चाहिए ताकि वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसको बेचा जा सके। ठीक है, लेकिन जो मर्चेंट थे वो अपना प्रोडक्शन टाउन्स में नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो अर्बन क्राफ्ट थे वो उन्होंने वहां पर गिल्ड बनाए हुए थे। गिल्ड मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अब वो क्या करते थे? उस ग्रुप के अंदर वो कुछ जो नए क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको ट्रेन करते थे। ठीक है, कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन के ऊपर, प्राइस मेंटेन करते थे, कंपटीशन रेगुलेट करते थे। ठीक है, और किसी भी नए इंसान को मार्केट में आने से रोकते थे, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो रूलर्स उन्होंने ग्रांट कर दिया था डिफरेंट गिल्ड्स को कि तुम्हें मोनोपोली मिल गई है इस चीज को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तुम ही इस प्रोडक्शन इस गुड को प्रोड्यूस कर सकते हो, बेच सकते हो। तो यहाँ पर तो मतलब और पावर मिल गई उस गिल्ड को। तो अब यहाँ पर जो नए मर्चेंट उनका घुसना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया? ये लोग कहाँ जाने लगे? कंट्री साइड पर। कंट्री साइड यानी कि जो देश का जो बाहरी हिस्सा होता है ना? अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली एक मेन टाउन है। उसके आसपास आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ, फरीदाबाद आ जाओ, नोएडा आ जाओ, है ना? और गाजियाबाद एंड ऑल, सोनीपत, पानीपत, ये सब साइड लगती है, तो ये कंट्री साइड एरिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूं ग्रेट ब्रिटेन की,
यहाँ पर कंट्री साइड पे कुछ पुअर पीजेंट्स थे, कुछ आर्टिसन थे, जिन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है? अब यहाँ पर जो कॉमन फील्ड्स हुआ करते थे, जो कॉमन लैंड हुआ करता था, वो लोगों को मिलने लगा। ठीक है? अब लोगों को नहीं सॉरी, लोगों को नहीं मिलने लगा, लोगों को वहां जाने से मना किया जाने लगा कि भाई अब आप ये जो कॉमन लैंड है यूज नहीं कर सकते। ठीक है? अब लेकिन कुछ लोग तो इन कॉमन लैंड्स पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ अपने खाने-पीने के लिए सब्जियाँ उगाते थे, फायरवुड लेते थे क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत होती है, कुछ बेरीज़ कलेक्ट करते थे, है ना? हे एंड स्ट्रॉज़ अपने एनिमल्स के लिए और भी कई चीज़ों में यूज़ होते थे, वेजिटेबल्स वहाँ पर लोग ग्रो करे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होने लगी कि भई हम लोग अब यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, बल्कि ये कॉमन लैंड है। तो अब इन लोगों को इन सब चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, है ना? अब उसके लिए पैसे होने चाहिए, पहले तो हम लोग फ्री में ये सब काम कर रहे थे, राइट? तो अब इन सब के बदले यहाँ पर फैक्ट्रीज लोकेट की गई, ठीक है? तो अब यहाँ पर लोगों को क्या कहा गया कि तुम्हारे पास जो छोटे-छोटे प्लॉट्स है ना, उन्हीं में तुम लोग काम करो, ठीक है? और सारे घर के जो मेंबर्स हैं सब लोग मिल जाओ और वहाँ पर काम करो और जो भी प्रोडक्शन तुम्हारा होगा, वो तुम्हें ब्रिटिश सरकार को देना है और वो फिर सारे में रेगुलेट हो, है ना? उसको इंटरनेशनली सामान को बेचा जाएगा। तो अब लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी भई, तो इनको क्या करना है, प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया, किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए, अपने स्मॉल प्लॉट्स के ऊपर, और काम बहुत ज़ोरों-शोरों से होने लगा। तो अब यहाँ पर जो इनकम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से थी, वो सप्लीमेंट कर दी गई टू दी श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम द कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन से हमें पैसे नहीं मिल रहे, अब हमें पैसे किससे मिल रहे हैं? हम जब इंडस्ट्री के लिए काम मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना? अब देखो हम कुछ ग्रो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि ग्रो करने के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन जब आप किसी मर्चेंट के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए काम करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, ये जो फ्यूलर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को यूज़ करना शुरू कर दिया। फ्यूलर्स कौन होते हैं? जो लोग रंग करते हैं कपड़ों में, है ना? कपड़ों की रंगाई करते हैं, दीज़ आर कॉल्ड फ्यूलर्स। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एज़ लेबर यूज़ करना शुरू कर दिया कि भई हमें बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा, हम सब लोग मिलके काम करेंगे और ज़्यादा पैसे कमाएँगे, है ना? अब इस सिस्टम से क्या हुआ कि एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, किसके बीच में? टाउन और कंट्री साइड के बीच में। क्योंकि पहले जो टाउन में काम नहीं हो रहा था, अब कंट्री साइड के लोग यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व होने लगे, वो काम कर रहे हैं मर्चेंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स है वो टाउन बेस्ड थे, है ना? और उनका काम कहाँ से चल रहा था? मेनली कंट्री साइड से। तो ये तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर होने लगा। अब एक जो मर्चेंट क्लोथियर होता था इंग्लैंड में, मतलब जो कपड़े के लिए खरीदता था वूल, तो वो कहाँ से खरीदता था? वूल स्टेपलर से। फिर ये वूल कहाँ जाता था? स्पिनर के पास। फिर ये इसको धागे में कन्वर्ट करता था। थ्रेड यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। थ्रेड के बाद ये जाएगा कहाँ पर? वीवर के पास, वो उसको बुनेगा। बुनने के पास ये जाएगा फ्यूलर्स के पास। फ्यूलर क्या करेंगे? इसको डाई करेंगे। डाई करने के बाद जाएगा मार्केट में, और मार्केट में आने के बाद फिर ये पूरे वर्ल्ड में, है ना? अब ये फिनिश होने के लिए कहाँ जा रहा है? अब हमने डाई कर दिया, कपड़ा बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया। फिनिश करने के लिए हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? लंदन में। ठीक है? और लंदन से ही हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब लंदन को एक फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम चलना शुरू हो गया। एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, कमर्शियल एक्सचेंज, यानी कि लोग अब एक दूसरे से सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है? अब ये जो सिर्फ सभी चीजें थी, इनको कौन कंट्रोल कर रहा था? मर्चेंट, है ना? और जो गुड्स थे जो प्रोड्यूस हो रहे थे बहुत बड़े नंबर पर, बहुत ज्यादा लोग जो काम कर रहे थे मर्चेंट्स के लिए, है ना, उन्हें कंट्रोल किया जाने लगा। लेकिन ये काम सब फैक्ट्री में नहीं हो रहा था, सब हो रहा था घर पे। अब जो एक मर्चेंट था, वो 20 से 25 वर्कर को एम्प्लॉय करता था। ठीक है? अब जो क्लोथियर था, क्लोथियर मर्चेंट को कंट्रोल करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि वो 10 क्लोथियर को भी कंट्रोल कर रहा है, तो 10 क्लोथियर इंटू 20 या 250, तो यानी कि 250 वर्कर भी क्लोथियर कंट्रोल कर पा रहा है ना? हंड्रेड्स ही हो गए। तो यहाँ पर मतलब जो कंट्रोल पावर बहुत सबके पास आ गई। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन का जो मतलब स्टार्ट था, जो इनिशिएटिव था, वो फैक्ट्री से नहीं था, वो किससे था? वो घरों से था, है ना? और उसमें लेबर भी बाहर की नहीं थी, हम लोगों ने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया, उनके साथ काम किया, और काम करने के बाद हम लोगों ने फिर प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो कि इंटरनेशनली हमारा जाने लगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा, और बहुत अच्छा लेसन है ये, है ना? तो आप सभी लोग हम लोगों को मिल सकते हैं कहाँ पर? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे को डाउनलोड कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जितने भी इंफॉर्मेशन है सब
यहाँ से ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।